नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार गौरव। जीएमआर कंपटीशन एज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने लास्ट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पढ़ा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के दो पार्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उसके बाद महत्वपूर्ण अधिवेशन। आप उनको पढ़िएगा, लिखिएगा, याद करिएगा और देखिए, लिखिएगा ज़रूर, पढ़िएगा और समझिएगा, वो सब अपने आप हो जाएगा। एक बार आप लिखने का प्रयास करिएगा। आज हम लोग अपने देश के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इस टॉपिक को डिस्कशन करने जा रहा है। ये टॉपिक बहुत बड़ा है। इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि 1885 से स्टार्ट होता है और 1947 यानी 1947 तक चलता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो कि 1885 से प्रारंभ होता है और 1947 तक यानी देश की आज़ादी तक चलता है। तो बेटा, इसे 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में कौन कौन से बांटा गया है, ज़रा हम लोग डिस्कशन करें। तो पहला वाला, फर्स्ट जो है, उसे हम लोग कहते हैं उदारवादी चरण, उदारवादी चरण। और ये रहा है आपका 1885 से लेकर के 1905 तक। दूसरा है बेटा हमारा उदारवादी चरण से उदारवादी चरण के बाद उग्रवादी चरण, या हम इसे कह सकते हैं गरम विचारधारा, गरम विचारधारा वाला चरण। और ये हम मान सकते हैं आपका 1905 से और आपका 1919 तक। और उसके बाद रहा है बेटा, जिससे आप लोग परिचित हैं, गांधीवादी युग। और गांधीवादी युग जो रहा बेटा, वो है आपका 1919 से 1947। चलिए अब देखते हैं और हर चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। आज हम लोग इन 2 टाइम पीरियड को पढ़ लेंगे। बेसिकली ये ख़त्म हो जाएगा और इसमें बहुत सारे इवेंट ऐसे हैं जिनको हम इन फ्यूचर में पढ़ेंगे। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, हमारे देश में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, नेशनल मूवमेंट जो शुरू होता है, वो 1885 में कांग्रेस की स्थापना से प्रारंभ हो जाता है। जब कांग्रेस की स्थापना होती है, उस दिन से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। और इसके प्रथम चरण को उदारवादी चरण, उदारवादी चरण, लिबरल फेस, उदारवादी चरण, और इसको हम नरमपंथी विचारधारा भी कहते हैं। इस विचारधारा के अंतर्गत, इस विचारधारा के नेताओं का ऐसा मानना था कि हमें संवैधानिक दायरों में रहकर अपनी मांगें, हमें जो आंदोलन कर रहे हैं, हम राष्ट्रीय आंदोलन कर रहे हैं, उस राष्ट्रीय आंदोलन को हम संवैधानिक दायरों में रह करके करेंगे। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो कि संवैधानिक रास्तों से, संवैधानिक तरीकों से बाहर हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, ये अंग्रेज सरकार से अपनी मांग करने के लिए उसको प्रार्थना पत्र लिखते थे, उसको याचना पत्र लिखते थे, उनके पास अपना शिष्टमंडल भेजते थे। और अंग्रेज सरकार को प्रार्थना पत्र देने के बाद, याचना पत्र देने के बाद, शिष्टमंडल भेजने के बाद, अगर अंग्रेज सरकार ने इनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया तो ये लोग शांत होकर बैठ जाया करते थे। ये उदारवादी विचारधारा है। हालांकि हमारे देश में कुछ लोग उदारवादी विचारधारा को गलत बताते हैं, लेकिन मैं उदारवादी विचारधारा से 100% सहमत हूँ। उसका कारण ये है कि हमें
स्थिति को देखते हुए निर्णय लेने चाहिए। जैसे आप लोग जानते हैं कि आजकल वर्ल्ड हेल्थ असेंबली बहुत ज़्यादा चर्चा में है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की अभी मीटिंग हुई, जिनेवा से होल्ड हुई और इसके 192 मेंबर्स हैं, 192 देश हैं। अभी होता ये है कि कोरोना वायरस को लेकर दुनिया ने चाइना से कहा कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन कराइए, आप इसकी जांच कराइए, और इसमें सबसे बहादुर जो देश रहा, सबसे बहादुर देश जो रहा वो रहा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने इसके खिलाफ एक प्रस्ताव लेकर के आया, जिसका 120 देशों ने समर्थन किया। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब WHA वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई, उससे पहले भारत से पूछा जाता था कि आपका क्या व्यू है, क्या आप चाइना से जांच की मांग कर रहे हैं या आप चाइना से जांच की मांग नहीं कर रहे हैं। तो भारत हमेशा यही जवाब देता था कि अभी हम इस स्थिति में नहीं हैं कुछ बोल पाए, हम पहले कोविड-19 कोरोना वायरस 19 से निपट लें, ये ख़त्म हो जाए, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। सिचुएशन के हिसाब से, स्थिति और परिस्थिति के हिसाब से काम करना, ये इंसान की एक बेहतर सोच और समझ को दिखाता है। तो उदारवादी जो नेता थे वो क्या थे? उस समय बेटा अंग्रेज सरकार अपनी सत्ता के चरम पर थी। उस समय अंग्रेज सरकार सबसे शक्तिशाली थी। अगर उदारवादी चरण के नेता जरा सा भी आंदोलन करते, यदि उदारवादी चरण के नेता जरा से भी उग्र होते या अपनी बातों को लेके कुछ ऐसा करते जो अंग्रेज सरकार को बुरा लगे, तो ये अंग्रेज सरकार कांग्रेस को वहीं समाप्त कर देती। आगे बढ़ने की बात ही छोड़िए, कांग्रेस वहीं के वहीं समाप्त हो जाती। लेकिन देखिए, ये सारी चीज़ें एक लंबे समय तक चलती हैं तो अच्छा नहीं लगता। एक लंबे समय तक मतलब बार बार आप प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, बार बार आप याचना पत्र दे रहे हैं, बार बार आप शिष्टमंडल भेज रहे हैं, बार बार आप समाचार पत्र के माध्यम से अपनी जो है मांगें रख रहे हैं, बार बार आप जो है मांग पत्र भेज रहे हैं, लेकिन वो लोग सुन नहीं रहे हैं। और अब इतना ज़्यादा हो गया है कि आपके शिष्टमंडल, मैं आपको बताऊं, लॉर्ड कर्जन हमारे देश का वाइसराय था और लॉर्ड कर्जन ने तो 1904 में 1904 में कांग्रेस शिष्टमंडल से ही मिलने से मना कर दिया था कि मैं कांग्रेस शिष्टमंडल से नहीं मिलूंगा, जो काम हो इनको बाद में बुलाइएगा। यानी इतना बड़ा अपमान, आप देश की सबसे बड़ी पार्टी जिसके साथ पूरा देश जुड़ा है उससे मिलने से ही मना कर दे रहे हैं। यानी जब इतना सब कुछ होने लगा तो कांग्रेस के कुछ नेता आगे बढ़ कर के आए जो पहले से कांग्रेस से जुड़े हुए थे, जैसे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये ऐसे नेता थे, ये कह रहे थे भैया याचना करने से कुछ होगा नहीं, पत्र देने से कुछ होगा नहीं, अब कुछ तरीके का किया जाए, यानी बड़े लेवल का एक आंदोलन किया जाए। और अहिंसात्मक मतलब हम आंदोलन करेंगे, हम बंद करेंगे, हम हड़ताल करेंगे, हम बहिष्कार करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन अहिंसा के साथ, उसमें अहिंसा नहीं होगी। और बेटा जो आंदोलन, जो हड़ताल है, जो बंद है, जो विद्रोह है, वो हिंसा के साथ होता है तो ये क्रांतिकारी आंदोलन है। और इस क्रांतिकारी आंदोलन के लिए हम चंद्रशेखर आज़ाद साहब को, हम भगत सिंह को, हम सुखदेव को, हम राजगुरु को, हम इनको कभी नहीं भूल सकते। तो मैं बता रहा था आपको कि उदारवादी चरण में याचना पत्र के द्वारा, प्रार्थना पत्र के द्वारा अपनी मांगें मानने के लिए
अंग्रेजों से कहा जाता था। जबकि उग्रवादी चरण में या गर्म विचारधारा में इसके अंतर्गत ये था कि हम अपनी मांगें रखेंगे, लेकिन अगर आपने नहीं मानी तो हम आंदोलन करेंगे, हम बहिष्कार करेंगे, हम बहुत सारे ऐसे काम करेंगे जिससे एक आप पर दबाव पड़ सके, लेकिन ये सारे काम अहिंसात्मक होंगे, हम इसमें हिंसा का कोई सहारा नहीं लेंगे। ये इन दोनों का थोड़ा मोटा मोटा परिचय था। और उसके बाद 9 जनवरी 1915 को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए, 9 जनवरी 1915 को। और इन्होंने ये कहा आते कि भैया न तो हम तुम्हारे साथ जाएंगे, उदारवादी जो नेता हैं हम उनके साथ जाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ किस में भरोसा रखते हैं कि साहब जो पत्र लिखो और जो है काम हो जाएगा। तो ऐसे काम नहीं होता है। उग्रवादी या गर्म विचारधारा के नेता हम इनके साथ भी नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि ये बड़े लेवल पे आंदोलन करते और कभी कभी हिंसा भी होती है, मैं आपको बताऊंगा। तो मैं अपने विचार सत्याग्रह, सत्याग्रह मतलब मैं सत्य के लिए आग्रह करने वाले काम करूंगा, मैं आग्रह से अपने कार्य कराऊंगा सत्य और अहिंसा की रास्ता पर चलते हुए। तो हम सबसे पहले अब उदारवादी चरण को देखेंगे। बेटा यही 3 भाग हैं, जिनके बाद ये बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत ही लंबा टॉपिक है, आपने खुद देखा होगा 1885 से 1947 तक चलेगा, लेकिन इसको आप नोट्स बनाइएगा। देखिए अब मैं आपको बताऊं, अभी आप लोगों ने बचपन में ABCDEF ये पढ़ा होगा, और आपने 1 2 3 4 पढ़ा है, आपने हिंदी की वर्णमाला पढ़ी है। आज वो कहीं काम नहीं आती, कोई आपसे वर्णमाला नहीं पूछता, कोई आपसे ABCD नहीं पूछता, कोई आपसे गिनतियाँ नहीं पूछता, लेकिन वो बेसिक हैं। अगर आपसे मैथ बिना गिनती के, बिना 1 2 3 के आपसे मैथ करने के लिए कह दिया जाए, आप नहीं कर पाएंगे। आपसे इंग्लिश में जो है पैरा जंबल या आपको जो है पैराग्राफ दे दिया जाए और बिना स्पेलिंग के, बिना ABCD के करने के लिए कहा जाए, तो आप नहीं कर पाएंगे। सेम ऐसे ही ये इस इतिहास की ABCD है, तो आप इसको पढ़िएगा जरा, सुनिए। डिस्कशन कर रहे थे हम लोग उदारवादी चरण, मैं थोड़ा ऊपर और लिखता हूं, उदारवादी चरण, या इसे हम क्या कह सकते बेटा, नरम पंथी विचारधारा, नरमपंथी विचारधारा या उदारवादी चरण, जो कि आपका रहा है 1885 से 1905 तक। पहली चीज, इस समय में जो भी कांग्रेस के नेता थे वो उदार रूप से, यानी प्रार्थना पत्र के द्वारा या मांग पत्र के द्वारा, या बेटा आपके समाचार पत्र के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से या शिष्टमंडल भेजकर। शिष्टमंडल का मतलब क्या होता है, कांग्रेस के 2 4 5 10 नेता जाकर के अंग्रेजों से मिलें, शिष्टमंडल के द्वारा अपनी मांगें जो हैं वो अंग्रेज सरकार के सामने रखते थे। आप कभी भगवान के आशीर्वाद से, कभी क्या मेरी प्रार्थना है आप मेहनत से पढ़ें और PCS का इंटरव्यू देने जाएं और आपसे पूछा जाए उदारवादी नेताओं की विचारधारा या कार्यशैली क्या थी, तो आप बताएंगे कि सर उदारवादी नेताओं की विचारधारा या कार्यशैली के अंतर्गत ये प्रार्थना पत्र के माध्यम से या मांग पत्र के माध्यम से या समाचार पत्र के माध्यम से या शिष्टमंडल को भेजकर अंग्रेजों के सामने अपनी मांग रखते थे। अच्छा, अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि इनकी मांगें क्या थी भैया, तो देखो बेटा इनकी मांगें 2 प्रकार की थी। कौन कौन सी मांगें थी इनकी, तो सुनिए इनकी 2 मांगें थी। पहली, फर्स्ट ऑफ ऑल राजनैतिक, और दूसरी थी राजनीतिक के बाद राजनीतिक, दूसरी थी आर्थिक, राजनीतिक और आर्थिक। अब हम सबसे पहले
आर्थिक की बात करेंगे, क्योंकि बेटा आप सब जानते हैं दादा भाई नौरोजी उदारवादी चरण के सबसे बड़े नेता थे और हम लोग दादा भाई नौरोजी के बारे में बहुत कुछ पढ़ भी चुके हैं। मैं आपसे यहाँ डिस्कशन ये करना चाहूँगा कि दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया नामक अपनी पुस्तक लिखी, जिसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी उन्होंने इस बात का वर्णन किया है कि अंग्रेज किस तरह भारत से लूट के ले जा रहे थे। इसलिए आर्थिक को हम पहले थोड़ा देखें तो इन्होंने सबसे पहले ये कहा कि गुरु आपने जो स्थायी बंदोबस्त चला रखा, आपने जो रैयत बाड़ी चला रखी है, आपने जो महाल बाड़ी चला रखी है, आप क्या करिए, लगान की दर रिवाइज कीजिए, लगान की दर को कम करिए, लगान की दर को कम करना। पहली मांग तो इन्होंने ये की थी कि किसान बहुत गरीब है भैया, ये लगान की दर थोड़ी क्या कर लो, कम कर लो। ठीक है, खैर कोई बात नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़, हमारे देश में किसान जो है, आप सब बच्चों ने पढ़ा है, प्लीज़ आप इन चीज़ों के नोट्स बनाएं। स्थायी बंदोबस्त में जमींदार आ गया था, रैयतवाड़ी के अंतर्गत साहूकार आ गया था और महालवाड़ी के अंतर्गत जो है वो माहल यानी मुखिया या लंबरदार आ गया था। गांव के लोग जाते थे, इनसे पैसा लेते थे और इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज़्यादा होता था कि किसान की ज़मीन, किसान की बीबी के गहने, किसान का घर, सब कुछ इनके पास आ जाता था, लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट नहीं हो पाती थी। इसीलिए इन्होंने कहा कि भैया आर्थिक के अंतर्गत आप किसानों के लिए एक बैंक की स्थापना करिए, एक बैंक की स्थापना करिए। ये बेटा एक बैंक की स्थापना करिए। वेरी गुड, कोई बात नहीं है। अच्छा, फिर दूसरा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक बहुत ही शानदार सी चीज़। अभी आप सब लोगों को पता हुआ, इतनी अच्छी या बुरी मैं नहीं कहूँगा, मैं इस टॉपिक पे बिल्कुल बोलना नहीं चाहूँगा। मैं एक अध्यापक हूँ और मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप कल को आपको एग्ज़ाम देने जाना है। अभी हमारे केंद्र की सरकार ने डिसीजन लिया है कि डिफेंस में एफडीआई जो 49% था उसे बढ़ा करके 74% किया जाता है, डिफेंस में एफडीआई। खैर जाने दीजिए, हमारा ये भी टॉपिक नहीं था। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। क्या इस साल का हमारा बजट जो था, अभी बजट हो सकता है दोबारा आए, क्या होगा अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो बजट था हमारा 2020 और 21 का, वो 30 लाख करोड़ रुपए का बजट था। और कैरियर पावर के कंपटीशन एज के हर बच्चे को ये डिजिट याद होती है। तो मैं बता रहा था कि हमारा बजट जो है वो 30 लाख करोड़ रुपए का बजट था, जिसमें से 4 लाख करोड़ रुपए हमने सिर्फ डिफेंस के लिए रखे थे। यानी हम अपने बजट का लगभग 10% हिस्सा डिफेंस पर खर्च करते हैं। हर साल हम अपने डिफेंस का 10% हिस्सा, हम अपने बजट का 10% हिस्सा डिफेंस पर खर्च करते हैं। और ये एक अच्छी बात नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। आप देख रहे हैं चाइना किस तरह से हमारे सिक्किम एरिया में अपनी सेना बढ़ाता जा रहा है, पाकिस्तान किस तरह से पीओके में अपनी नौटंकी कर रहा है। अगर ये दोनों देश शांति प्रिय देश होते तो हम ये 4 लाख करोड़ रुपया अपने देश में औद्योगिक विकास, अपने देश में शैक्षणिक विकास, अपने देश में सामाजिक विकास, इन सब पर लगा पाते। यानी ये जो डिफेंस पे होने वाला खर्चा है ये उतना बेहतर नहीं है, हमारी मजबूरी है, क्योंकि चीन जैसा शत्रु बैठा हुआ है हमारे पास, पाकिस्तान जैसा शत्रु बैठा है हमारे पास। तो मैं बता रहा था कि इन्होंने अपनी अगली आर्थिक मांग ये रखी कि भैया जो सैन्य व्यय है, मतलब जो सेना पर आप खर्चा कर रहे हैं ना, उस सैन्य व्यय को कम किया जाए। इतना ज़्यादा सैन्य व्यय करना वो ठीक नहीं है। और लास्ट चीज़, आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ आना चाहिए कि अंग्रेज़ हमारे देश में उद्योगों के विकास के लिए कैसी नीति चला रहे थे। बेटा अंग्रेज़ हमारे देश में उद्योगों के विकास के लिए कच्चे माल को ले जाना और तैयार माल को लाना।
बेटा इससे हमारे देश में छोटे उद्योग धंधे हों चाहे बड़े उद्योग धंधे हों, सारे उद्योग धंधों का विनाश हो गया था। हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, मार्केट पे अंग्रेज़ों का अधिकार था, इसलिए महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी एक लाइन से हमेशा याद रखना कि अंग्रेज़ अखबार ने, अंग्रेज़ लंदन टाइम्स ने अपने फ्रंट पर यह खबर छापी थी कि हमारी नीतियाँ, हमारी पॉलिसियाँ, हमारे तौर तरीके इस प्रकार के हैं, हमारी नीतियाँ इस प्रकार की हैं कि वो गंगा के तटों से संपत्ति को सोख लेते हैं और टेम्स के किनारे आके निचोड़ देते हैं। दोबारा से सुनिए, अखबार की खबर थी, फ्रंट पर खबर छपी थी, मेन खबर थी कि हमारी नीतियां ऐसी हैं जो गंगा के तटों से संपत्ति को सोख लेती हैं। यानी भारत में माँ गंगा बहती है और उसके आसपास यानी भारत से संपत्ति को सोख लेती है, और लंदन में टेम्स नदी बहती है और उसके किनारे जा कर के निचोड़ देती है। यानी हमारे देश में अंग्रेज जो हैं आर्थिक शोषण कर रहे थे, इसीलिए इन उदारवादी नेताओं ने आर्थिक मांग के अंतर्गत अगली मांग ये की थी कि आप भारत में उद्योगों का विकास कीजिए, उद्योगों का विकास कीजिए। तो बेटा ये इनकी आर्थिक मांग थी। अच्छा, राजनीतिक मांग पर डिस्कशन करते हैं। तो पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने पढ़ा है अंग्रेज हमें कौन सा पद देते थे, चपरासी का, बढ़ई का, रसोई का, माली का, सिपाही का, ये वाले पद हमें मिलते थे। तो इन्होंने पहली बात ये कही थी कि प्रशासन में भारतीयों की हिस्सेदारी, प्रशासन में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए, प्रशासन में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सेकंड वन, बेटा विधानसभा में भी भारतीयों की हिस्सेदारी जो है वो बढ़ाई जाए। तीसरी चीज़ और एक महत्वपूर्ण चीज़, ठीक है, अभी देखिएगा, मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारे देश के संविधान के कौन से अनुच्छेद के द्वारा कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है, यानी कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किया गया है। मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है। बेटा ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि कार्यपालिका यानी सरकार और न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये दोनों अलग अलग होने चाहिए। ऐसा न हो कि कार्यपालिका के लोग ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बन जाएं। इसका एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। अंग्रेज सरकार के अंतर्गत यही था। अंग्रेज सरकार में कुछ ऐसे पद थे जो सरकार में और न्यायपालिका में एक ही थे, जिसकी वजह से न्याय की उम्मीद कम थी। इसीलिए इन्होंने कहा था कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, ऐसा। तीसरा और चौथा और आखिरी जो है राजनीतिक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, आप लोग ये क्वेश्चन का भी जवाब देंगे और क्लास के बाद जब क्लास ख़त्म होगी तो मैं आप लोगों को इनके आंसर बताऊंगा। राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में रखी गई है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इनकी चौथी मांग जो थी वो थी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये वाला। बस प्लीज़ आप ये चार चीज़ें याद रखिएगा। देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप इसको देखिएगा, समझिएगा, नोट्स बनाइएगा। उदारवादी चरण या नरमपंथी विचारधारा को पढ़ रहे हैं हम, जो 1885 से 1905 तक चली है।
इसके अंतर्गत जो हमारे नेता थे, सिचुएशन देखिए आप, कितनी सिचुएशन थी उस समय, अंग्रेज सत्ता अपने चरम पर थी, तो ये अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से, मांग पत्र के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से या शिष्टमंडल भेजकर अपनी मांगें अंग्रेज सरकार के सामने रखते थे। मांग क्या थी इनकी? तो मांग दो थी, एक तो राजनीतिक, एक आर्थिक। राजनीतिक मांग के अंतर्गत प्रशासन में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए, यानी एडमिनिस्ट्रेशन में हमें अधिकार दिए जाएं, एसडीएम, डीएम और ये पुलिस के पद, एसपी, एसएसपी, ये पद हमें दिए जाएं। विधानसभा में भी हमारी संख्या बढ़ाई जाए। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, मतलब सरकार अलग और न्याय व्यवस्था अलग। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाए, मतलब मैं आपको बताऊं, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के अंतर्गत आप पढ़िएगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट हम लोग ये डिस्कशन कर चुके हैं। इसके अंतर्गत हमारे देश में व्यवस्था अंग्रेजों ने बनाई कि भैया कोई भी अखबार भारतीय भाषा में नहीं छपेगा। इतने कठोर नियम, भारतीय भाषा में कोई अखबार नहीं छपेगा, ताकि लोगों की विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को समाप्त किया जाए। अच्छा, आर्थिक मांग के अंतर्गत लगान की दर को कम किया जाए, किसानों के लिए एक बैंक बनाया जाए, सैन्य व्यय को कम किया जाए और उद्योगों का विकास किया जाए। ये इस तरह से इन्होंने मांग की। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि जो हमारे देश के ये उदारवादी जो नेता थे वो बहुत ही मतलब जो है कमज़ोर थे और कोई कठोर निर्णय नहीं ले सकते थे। इन्होंने कहा था, संवैधानिक दायरे में रहते हुए इन्होंने कहा था, देखिए मैं आपको बताऊं, जब मैं ऐसा देखता हूं, हालांकि ये सब बातें जो है कहने की सिर्फ, जब मैं ऐसा देखता हूं कि हमारे देश में रोज़ कभी 10 मजदूर मर गए, कभी 30 मजदूर की डेथ हो गई, कभी 20 मजदूर मर गए, या अव्यवस्थाएं एकदम फैली हुई हैं, तो मैं ऐसे सोचता हूं कई बार कि हम सरकार को टैक्स क्यों देते हैं, हम सरकार को कर क्यों देते हैं। हमारे देश में सरकार हर महीने 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपया जीएसटी के रूप में हमसे लेती है। 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपया जीएसटी के रूप में लेती है। कॉरपोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, ये सारे टैक्स अलग हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, उदारवादी नेताओं ने कहा था, और उदारवादी नेताओं ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि यदि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यदि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट था, बहुत ही शानदार स्टेटमेंट था कि यदि आप हमें प्रतिनिधित्व नहीं देंगे तो हम आपको कर नहीं देंगे। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ऐसा वाला स्टेटमेंट इनका फेमस स्टेटमेंट है। और इन्होंने कुछ काम भी किए थे, काम भी करवाए थे अंग्रेज़ों से हमारे देश में, उदारवादी नेताओं ने। जैसे सबसे बड़ा काम हमारे देश में 1886 में क्या करना, एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाना। लोक सेवा आयोग का गठन किया जाना, मतलब जैसे इंग्लैंड में आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज या और ये बड़ी सेवाओं के लिए परीक्षा होती थी, प्रतियोगी परीक्षा, भारत में भी ऐसी प्रतियोगी परीक्षा कराने के लिए एक आयोग का गठन किया जाए। एक बढ़िया एक्ट पास करवाया था इन्होंने 1892 में, 1892 में, जिसका नाम था भारत परिषद अधिनियम 1920। भारत परिषद अधिनियम 1992, माफ़ी चाहूँगा, 1892 में। 1892 में भारत परिषद अधिनियम, 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट भी पारित करवाया था। इससे बड़ी बात, इन लोगों ने 1896 में एक बड़ा काम करवाया था कि भैया भारत में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसी चल रही हैं।
इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब होता है आर्थिक क्रियाकलाप कैसे चल रहे हैं। तो भारत में आर्थिक समीक्षा के लिए एक वैलवी आयोग का गठन इन लोगों के प्रयासों से ही हुआ था। यानी ये 3 काम इनके याद रखिएगा। एक तो 1886 में लोक सेवा आयोग का गठन की प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये एक बड़ी बात है। इतना कहने के लिए हिम्मत होनी चाहिए कि यदि आप हमें प्रशासन में प्रतिनिधित्व नहीं देंगे, विधानसभा में प्रतिनिधित्व नहीं देंगे, हम आपको कर नहीं देंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ 1886 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1892 में भारत परिषद अधिनियम ये लोग लेके आए और 1896 में आर्थिक समीक्षा के लिए वैलवी आयोग का गठन इन लोगों ने करवाया। अब देखिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल हो सके तो लिखते भी चलिएगा। जो नरम दल था उसके नेता कौन कौन थे? तो इसमें थे सबसे पहले दादा भाई नौरोजी, दूसरे थे गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरे थे गोविंद महादेव रनाडे, चौथे थे फिरोज शाह मेहता, तो अगले थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उसके बाद आपके जो हैं रास बिहारी घोष, बदरुद्दीन तैयब जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, A.O. ह्यूम, दिनसा वाचा। दोबारा सुनिएगा, दादा भाई नौरोजी हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, महादेव गोविंद रानाडे हो गए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए, रास बिहारी घोष हो गए, फिरोज शाह मेहता हो गए, बदरुद्दीन तैयब जी हो गए, व्योमेश चंद्र बनर्जी हो गए, A.O. ह्यूम हो गए और दिनसा वाचा हो गए। और भी बहुत सारे नेता इससे संबंधित थे। तो ये हमने उदारवादी को पढ़ा। अब जल्दी से हम उग्रवादी विचारधारा को भी देखते हैं, गर्मपंथी विचारधारा को भी देखते हैं। यहाँ गर्मपंथी विचारधारा और क्रांतिकारी विचारधारा, इन दोनों में हमेशा अंतर याद रखना। जो गर्मपंथी विचारधारा है, इसमें था कि हम आंदोलन करेंगे लेकिन अहिंसा के साथ, हम हिंसा नहीं करेंगे, हम मारकाट नहीं बचाएंगे। जबकि क्रांतिकारी में क्या था कि हम ना, जो बात हमको समझ में नहीं आई हम गोली मार देंगे, जैसे सैंडर्स की गोली मार के हत्या की गई है, इतनी बड़ी घटना। चलिए फिलहाल आगे देखते हैं हम लोग। गर्मपंथी विचारधारा, इसे हम लोग कहते बेटा आपका एक्सट्रीमिस्ट, और ये रहा है आपका 1905 से लेकर 1905 से लेकर 1919 तक। अच्छा, अब साहब सबसे पहले हम ये देखते हैं, देखो बेटा 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, आप सब बालक जानते हैं, और 1885 से 1905 तक कोई बड़ा आंदोलन देश में हुआ ही नहीं, बड़ा आंदोलन देश में हुआ ही नहीं। कांग्रेस के नेता बस अंग्रेजों से अपनी याचनाएं कर रहे हैं, प्रार्थना पत्र दे रहे हैं उनको और बातें सुन रहे हैं उनकी। तो मतलब जो है ये इतना 20 साल निकल गए, आपने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे देश की जनता को लगे। अच्छा, कोई बड़ा अंजाम दिया नहीं। और कांग्रेस में 3 नेता, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल, बिपिन चंद्र पाल, ये नेता कांग्रेस से पहले से ही जुड़े हुए थे। और पहले से ही जुड़े हुए थे, लेकिन होता क्या है कि बंगाल विभाजन के बाद जब हमारे देश में इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया, बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन के बाद ये सभी नेता उभर करके आए। हालांकि मैं आपको बताऊं, ये नेता उभर करके आए, ये कांग्रेस में नेता पहले से थे, लेकिन एक घटना होती है जिसके साथ ये और
और मतलब प्रभाव में आए। लोग जो है नरमपंथी नेताओं को छोड़कर गरमपंथी नेताओं के लिए आगे बढ़े, तो वो घटनाएं बेटा 1896 की, और उस घटना के अंतर्गत पूना में या पुणे में या महाराष्ट्र में जो है वो क्या था, प्लेग की बीमारी फैली थी। प्लेग की बीमारी फैली थी, और प्लेग की बीमारी फैली थी तो भैया इस प्लेग की बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए एक कमेटी बनी जिसका नाम था प्लेग कमेटी। और मैं एक क्वेश्चन मुझे याद आया, आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए या कोविड-19 पर काम कैसा चल रहा है, इसको देखने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन से मंत्री हैं? ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द कोविड-19, उसमें किस किस मंत्री को रखा गया है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सुनिए, प्लेग की बीमारी फैली हुई थी। अब इस प्लेग की बीमारी को कंट्रोल करने के लिए एक बनी थी बेटा प्लेग समिति, और इस प्लेग समिति के दो अधिकारी थे, दो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे। एक था रैंड, एक था आपका रैंड या अध्यक्ष रैंड कह सकते हैं, दूसरा था आपका आयर्स्ट, ये आयस्ट। अच्छा, सब कुछ सही चल रहा था। प्लेग की बीमारी फैली हुई थी 1896 में पूना में, महाराष्ट्र में प्लेग की बीमारी फैली थी, और प्लेग समिति, इसको नियंत्रित करने के लिए प्लेग समिति बनाई गई जिसका अध्यक्ष था रेंट, और आयस्ट इसको देख रहा था। अच्छा, अब घटना क्या होती है, इस प्लेग की जांच के लिए अंग्रेज जो हैं वो घर घर जाते थे, और घर घर जाते थे। प्लेग चूहों से होता था तो उसमें घर में जाके प्लेग की जांच करनी पड़ती थी। तो ये अंग्रेज सैनिक क्या करते थे, भारतीय महिलाओं के साथ प्लेग की बीमारी की जांच के बहाने घर में जाते थे और भारतीय माता बहनों के साथ बदतमीजी करते थे। अच्छा, इस बात पर बाल गंगाधर तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी में एक आर्टिकल लिखा। कौन सा आर्टिकल लिखा? शिवाजी उद्गार, शिवाजी उद्गार आर्टिकल लिखा, उद्गार आर्टिकल लिखा। और इस आर्टिकल में इस बात को कहा कि भैया ऐसे ऐसे हमारे देश में हो रहा है, अंग्रेज घर में जाके बदतमीजी करते हैं। इस आर्टिकल को पढ़ के शिवाजी के दो शिष्य, कौन? दामोदर चापेकर, और दूसरे कौन से थे? बालकृष्ण चापेकर। इन दोनों को गुस्सा आ गया, है दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, और इन लोगों ने क्या किया, रैंड को भी मार दिया और आयस्ट को भी मार दिया, दोनों लोगों को मार दिया। और दोनों लोगों को जब मार दिया तो उसके बाद जो ये बाल गंगाधर तिलक थे, इनको 18 महीने की जेल हो गई। 18 महीने की जेल तो हुई, लेकिन बाद में चापेकर बंधुओं को फांसी भी हो गई। लेकिन ये जो गरम दल के नेता थे, ये जनता के लिए हीरो की तरह आगे निकल करके आए। ये जो है जनता के लिए आगे, जनता के लिए हीरो बन करके आए। यहाँ से ये गरम दल की तरफ जनता का झुकाव बढ़ता है। यहाँ से गरम दल की तरफ जनता का झुकाव बढ़ता है कि नहीं भाई, ये लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, चलो खैर, ये एक तो गरम विचारधारा को यहाँ से जन्म मिला। दूसरा आप लोगों ने पढ़ाई है कि वो लॉर्ड कर्जन, उसने भैया इतना गलत किया हमारे देश में, इतनी घटनाओं को अंजाम दिया उसने हमारे देश में कि उसके द्वारा जो काम किए गए उससे हमारे देश में गरमपंथी विचारधारा और पनपी। जैसे उसने कांग्रेस की जमकर बुराई की। उसने कहा कि उसने, भैया याद रखिएगा ये क्वेश्चन आता है कि किस वायसराय ने कांग्रेस को गंदी चीज़ कहा है, तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस एक गंदी चीज़ है जो कि अपनी मौत की अंतिम घड़ियां गिन रही है। हम क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा, अपने कार्यकाल में इसकी इच्छा को पूरी करूँगा।
ऐसा स्टेटमेंट दिया कर्जन ने, जबकि मेरे भाई जब ये लॉर्ड कर्जन भारत का वाइसराय बनकर आया था तो कांग्रेसी नेताओं ने इसकी आरती उतारी थी, इसका स्वागत किया था, फूल मालाएं डाली थी, और तुम कांग्रेस को गंदी चीज बता रहे हो। तो इससे जो उग्रवादी नेता थे या गर्मपंथी विचारधारा के जो नेता थे वो बहुत नाराज थे। इस कर्जन ने कांग्रेस को देशद्रोही पार्टी कही, हम तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं और तुम हमारे लिए ऐसा बोल रहे हो, ये इन लोगों के बर्दाश्त से बाहर था। दूसरा बड़ा काम क्या ले आया, ये अपने समय में 1904 में ये लॉर्ड कर्जन जो है वो क्या विश्वविद्यालय आयोग लेकर के आया, विश्वविद्यालय अधिनियम लेके आया। विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत इसने जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसने जो विश्वविद्यालय हैं, उनमें अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा दिया, अपने हस्तक्षेप को बढ़ा दिया। इसने कई बार ऐसे आदेश निकाले जो हम अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे, जिनको हम लोग लॉयन सर्कुलर बोलते हैं, या इसके अलावा और भी सर्कुलर आए थे, अगली क्लास में हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें ये तक कहा था कि जो बच्चा वंदे मातरम बोलेगा उसे कभी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इसमें ये कहा गया था, इनमें ये कहा गया था कि जो बच्चे आंदोलन में भाग लेंगे उनको, अगर सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आंदोलन में भाग ले रहे हैं, तो उनको सजा दी जाएगी। इस तरह की ये कानून लेके आया था। इससे गर्मपंथी विचारधारा हमारे देश में बढ़ रही थी। ऊपर से इसने क्या किया था, ऊपर से इसने सबसे बड़ा काम ये किया था कि इसने बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को इसने बंगाल का विभाजन किया। तो इन सब कारणों से विचारधारा बढ़ रही थी। देखिए, उग्रवादी जो नेता थे वो उग्रवादी नेता जो हैं वो उदारवादी नेताओं के अपोजिट काम करते थे। जैसे उदारवादी नेता क्या करते थे, याचना पत्र देते थे, मांग पत्र देते थे, शांतिपूर्वक काम करते थे। ये लोग क्या करते थे, अपनी पत्र देने के बाद आंदोलन करते थे बड़े लेवल पे, अहिंसात्मक जो है वो क्या करते थे, अहिंसात्मक आंदोलन करते थे। इस तरह से ये सारे काम देखते थे। और उदारवादी या गरम दल के अंतर्गत जो नेता आते थे वो आप 4-5 नेताओं के नाम याद रखेंगे। एक तो लाला लाजपत राय, एक बाल गंगाधर तिलक, और एक बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष हो गए, रास बिहारी बोस हो गए। ये सब नेता ऐसे थे जो गरम दल के नेता थे। अच्छा, इस टॉपिक में आज हमने उदारवादी, अच्छा हाँ एक चीज़ और बची, उसको भी देखिएगा ज़रा। अब इसके अंतर्गत 1905 से 1919 के बीच में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे सुनिएगा। अभी हम लोग पहले इसको ही ख़त्म करेंगे, फिर गांधीवादी युग की तरफ बढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम जो है गर्मपंथी विचारधारा के अंतर्गत पहली घटना, जो सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे, पहली इवेंट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन। फिर दूसरा स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन। फिर तीसरा इवेंट, तीसरी घटना जो पढ़ेंगे हम लोग, मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना। फिर हम लोग पढ़ेंगे कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। फिर हम लोग सूरत अधिवेशन के बाद, सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे दिल्ली दरबार। फिर हम लोग देखेंगे होम रूल लीग आंदोलन। ये 5-6 घटना। इसके अलावा छोटी छोटी और भी इवेंट हैं, जैसे आपका दिल्ली दरबार के समय दिल्ली षड्यंत्र केस हुआ जिसमें लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। तो ऐसे जो छोटे छोटे इवेंट हैं वो इन घटनाओं के साथ चलते रहेंगे। आज की इस क्लास में हमने उदारवादी विचारधारा और गर्मपंथी विचारधारा को पढ़ा। अब मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे। कौन कौन से? एक तो सबसे पहले मुझे खुद याद नहीं आ रहा मैंने कौन से क्वेश्चन पूछे थे, बट मुझे इतना ज़रूर याद आ रहा। हाँ, पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि भैया
जो कार्य हम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है? तो वो है आपका अनुच्छेद 50। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है। दूसरा क्वेश्चन आपका कौन सा है? दूसरा आपका विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, तो वो है आपका आर्टिकल 19A, जिसमें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। बस इसके साथ ही आज की क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूँ। शाम को 8:30 बजे रोहित सर की मैथ की क्लास, सोमवार से लेके शनिवार तक सुबह 8 बजे मेरी क्लास और शाम को रोहित सर की क्लास। बस इसके साथ इसके नोट्स बनाइएगा, मुझे भेजिएगा। थैंक यू सो मच।